नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम यूपी पैट के बारे में एक टॉपिक है जो मौर्य वंश का अशोक के बारे में, उस पर हम बात करेंगे। और यूपी पैट में जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक वाइज अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो सके। तो सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, फिर उनमें कौन से संस्थापक हुए, किसने किसने वहाँ शासन किया है, इस पर बात करेंगे। फिर हम सारी चर्चा करेंगे मौर्य वंश के अशोक के बारे में। तो बने रहिए लास्ट तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि उन सबको भी इसका फायदा हो पाए। तो मौर्य वंश संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश कैसे बना, पहले हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले मौर्य वंश से पहले एक वंश था नंद वंश। नंद वंश के बाद स्थापना हुई है मौर्य वंश की। उसका नंद वंश का जब अंत हो गया तो मौर्य वंश स्थापित हुआ। मौर्य वंश की स्थापना करता कौन है? संस्थापक जिसको कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? तो आचार्य चाणक्य, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, उनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो अब हम देखते हैं मौर्य वंश के शासक कौन कौन हुए। तो शासन जिन्होंने शासन किया है उन पर बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुषाण, दशरथ, संपत्ति, उसके शालीशुक, देववर्मन और शतधन्वा, ये सारे शासक हुए जिन्होंने मौर्य वंश पर शासन किया। अब हम मौर्य वंश के पहले शासक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन पर हम बात करेंगे। इन्होंने कितने दिनों तक शासन किया? 322 से 298 ईसा पूर्व तक। नंद वंश के अंत पर ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। आचार्य चाणक्य की सहायता से विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। सेल्यूकस निकेटर से संधि, जिसमें अराकोशिया, गेंडबहारा, परोमिशादे आदि क्षेत्र प्राप्त हुए तथा 500 युद्ध हाथी के बदले वैवाहिक संबंध नहीं किंतु मैत्री संबंध स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मौर्य वंश में 500 हाथी बदले युद्ध में कौन सा संबंध हुआ? तो मैत्री संबंध हुआ था। मेगस्थनीज उसके दरबार में आया जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक में सारे जो कहानी है सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इंडिका में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचते होंगे सीधे मौर्य वंश अशोक को पढ़ के हम चले जाएंगे, काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अशोक से पहले जो कुछ हुआ है उसके कम से कम एक शासक से 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट कर रखिएगा। जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संन्यास ले लिया। पहले ये बौद्ध धर्म से थे, इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपनाया, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संन्यास ले लिया। तो आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। किस जगह पर? श्रवणबेलगोला में। अब हम नेक्स्ट शासक को देखते हैं, बिंदुसार, जिन्होंने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ये पूछा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? एक नाम है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। तो आप रखेंगे चंद्र में बिंदी रखा हुआ है, इसीलिए इनके बेटे का नाम बिंदु है, ऐसे याद रखना। मैं ट्रिक बता रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको चंद्रगुप्त और के पुत्र जो है बिंदुसार, पर हमें बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर याद नहीं रहता है, इसलिए मैं ट्रिक बताती हूँ। चंद्र में क्या आता है? बिंदी आती है, तो बिंदु में भी क्या आएगा? बिंदी आएगी, इसीलिए हम चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार मानेंगे, ना कि बिंबिसार। इसका उपनाम क्या है? अमित्राघात। क्या नाम है? अमित्राघात। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचैट्स कहते थे। इसके काल में साम्राज्य और अधिक विस्तृत हुआ। इसके काल में क्या हुआ? साम्राज्य को और विस्तृतता मिली, जो और बड़ा हो गया।
यूनानी राजदूत डाईमैक्स उसके दरबार में आया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? मेगास्थनीज। किसकी पुस्तक कौन सी लिखी? इंडिका। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अशोक पर। इतनी चर्चा आप सोच रहे होंगे क्यों की है, पर ये चर्चा होना बहुत ज़रूरी था। हमने जानना जरूरी था सबसे पहले कौन क्या सीधे मौर्य वंश का संस्थापक क्या अशोक ही हो गए? अशोक नहीं हुए ना, बिंदुसार हुए। बिंदुसार के बेटे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार हुए, उनका बेटा था। तो चलिए, पहले राजाओं में यही होता था कि जो हमारा बेटा है, राजा है, उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो ये प्रथा थी, लेकिन अब ऐसा हमारा देश लोकतांत्रिक हो गया। अब हम लोग जनता के द्वारा ही किसी को चुना जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग सम्राट अशोक के बारे में। बिंदुसार का पुत्र मौर्य वंश का सबसे महान शासक हुआ। प्रारंभ में इसका नाम अशोक था। अब आप चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक था। प्रारंभ में इसका नाम अशोक था। अभिषेक के बाद देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया। बिंदुसार का पुत्र मौर्य वंश का सबसे महान शासक। आरंभ में इसका नाम क्या था? अशोक। इसके शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर, देखो पहले तो बिंदुसार ने भी बहुत कोशिश की और विस्तृत कर लिया, उसके बाद उसका बेटा हुआ अशोक, उसने भी और चरम पर पहुंचा दिया। अब देखेंगे कहाँ कहाँ विस्तार पहुंच गया। आप देख सकते हैं उत्तर से लेकर पूरब में पूरा दक्षिण तक पूरा भरा पड़ा है। किससे? मौर्य वंश से। तो बहुत ज़्यादा ये साम्राज्य विस्तृत हो गया था। अब हमने कलिंग युग देखते हैं। सम्राट के शासनकाल में कौन कौन से युद्ध हुए? कलिंग युग 261 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेट पर फोकस कीजिएगा। कलिंग का युग 261 में, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। आधुनिक कलिंग को अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? आधुनिक उड़ीसा कहा जाता है, जिसको स्वतंत्र राज्य अब बन गया है। अशोक ने इसे जीतने के लिए भीषण युद्ध किया। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और कई लाख लोग विस्थापित हुए। युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने हिंसा त्याग कर धम्म विजय मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया? धम्म विजय। कलिंग के युद्ध में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया? अब आप सोचे होंगे कहीं बौद्ध हो रहा, कहीं जैन हो रहा। पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी बौद्ध धर्म से थे। उन्होंने जब जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला चले गए कर्नाटक में, तो जैन धर्म तो वहाँ चल रहा था ना पहले से, उनके वंशज थे ये लोग। कलिंग के युद्ध में उन्होंने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक की धर्म नीति। धम्म का अर्थ होता है नैतिकता, सदाचार, सभी प्राणियों के प्रति दया, माता पिता की सेवा, श्रवण, सम्मान, सत्य बोलना, चोरी ना करना। धम्म का अर्थ आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, कब पेपर में पूछा जा सकता है धम्म का अर्थ क्या है। अब नेक्स्ट, अशोक ने क्या कहा, इस पर बात करते हैं। सभी संप्रदायों का सम्मान करो, यही सच्चा धम्म है। मतलब कोई भी धर्म कम या ज़्यादा, अच्छा या बुरा नहीं होता है। सारे सभी धर्मों की सम्मान करना चाहिए, सारे संप्रदाय का सम्मान करना चाहिए। धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। सभी धर्मों का सम्मान, प्राणियों के प्रति दया, माता प्रति गुरु का आदर करना, असत्य अहिंसा को अपनाना, राज्य के कल्याण का, प्रजा के कल्याण के कार्य करना, असमंजस व शांति की स्थिति रखना। अब हम प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो प्रशासन व्यवस्था, मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित और सुदृढ़ था। शासन व्यवस्था का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। चलिए, पद और कार्य। सम्राट को सर्वोच्च शासक कहा जाता था। मंत्रिपरिषद नीतिगत निर्णय करने वाला। आमत्य प्रशासनिक कार्य करने वाला। कुमार या आर्यपुत्र प्रांतों के राज्यपाल हुआ करते थे। महापात्र विभागाध्यक्ष होता था। धर्म महापात्र को धर्म संबंधित कार्य करते थे। और एक लेखा और कोष का कार्य करते, राजयुक्त जिला अधिकारी का कार्य करते थे। अब अशोक के हम स्तंभ और शिलालेख की बात करते हैं, जो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप इनको याद रखेंगे। अशोक के शिलालेख और उनके स्तंभ। अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाया। शिलालेख कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं? गिरनार में, गुजरात, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, कनौड़ी कर्नाटक, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा। स्तंभ कहाँ पर? लौरिया नंदगढ़ बिहार, लौरिया अरगस, रामपुरा वैशाली, सन्नाथ प्रयागराज, टोपरा दिल्ली। ये हम इनके स्तंभ लेख लिखे हुए हैं। अशोक ने निर्माण किसका करवाया? ये भी इम्पॉर्टेंट है। सड़कों का निर्माण, कुएं बावड़ी धर्मशालाएं बनवाई, वृक्षारोपण छायादार पेड़ों की व्यवस्था करवाई, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाया, जलाशय और कृषि की व्यवस्था करवाई, स्तूप विहार और धार्मिक स्मारकों का निर्माण करवाया। अशोक का कुछ कथन है कि सभी प्राणी मेरे पुत्रों के समान हैं। जैसे मुझे अपने पुत्रों की चिंता है, वैसे ही मुझे सभी प्राणियों की चिंता है। राजस्व व्यवस्था भूमि का मुफ्त आय का साधन 1/6 भाग, अन्य स्रोत व्यापार, पशु, खनिज, ये सारे राज्य व्यवस्था के साधन थे। अशोक का निधन और साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए। प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता और कदम बढ़ाए। 185 में इसका अंत हो गया। कब अंत हुआ? 185 में। महत्व क्या था? मौर्य वंश ने भारत के एकता, प्रशासन और सुसंगठित शासन की नींव रखी थी। अशोक ने भारतीय संस्कृति को नैतिकता, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश दिया, जो आज भी प्रशंसित है। तो हमने आज किसके बारे में जाना है? अशोक के बारे में सारी बातें लिख ली हैं और नोट कर ली। हम आशा करते हैं आप लोगों ने साथ साथ में नोट भी किया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको ऐसे ही याद करवा देते हैं। तो कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलती। जो कलिंग का आक्रमण हुआ था वो उसके हमें कौन से अभिलेख में मिलता है? तो क्या नाम है? हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और अशोक ने जो भी अभिलेखों की प्रकृति जो थी, अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो अभिलेखों के लिखने की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, 4 लिपियों में लिखे गए थे। और पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रोमन देई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। क्या नाम है? रोमन देई। क्या नाम बताए हम आपको? रोमन देई एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की गई है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ये किस शिलालेख में लिखा गया है? कलिंग के युद्ध के बारे में जो ये 13वां अभिलेख है, इसमें कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। तो आज हमने सारे अशोक के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो जान लिए हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।